Hello student, welcome to accountancy class. We are going with our accounting ratios and today we will discuss solvency ratio. As you all know, I have already told you that the solvency ratio is just the ratio which can define the solvency capability or the capability of a firm to pay out his debts. Okay, तो यहाँ आज हम आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. दैट इज द फर्स्ट रेशियो ऑफ सॉल्वेंसी. सॉल्वेंसी रेशियो जो है उसमें चार रेशियोज हैं जिनमें से फर्स्ट है दैट इज डेब्ट इक्विटी रेशियो. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है इट क्रिएट्स रिलेशन बिटवीन डेब्ट्स एंड इक्विटी. ओके, मीन्स जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है उसे चेक किया जाता है कि कोई भी फंड जो है वो अपनी इक्विटी के एवरेज में डेट्स को पे करने के लिए कितनी कैपेबल है. ओके, तो इसका फॉर्मूला है और इसके लिए स्टैंडर्ड जो है वो रेशियो 2:1 रखा गया है. मीन्स डेट्स डबल हो और इक्विटी अगर उसके हाफ है तो भी फर्म की फाइनेंशियल कंडीशन है वो बेटर मानी जाती है. ओके, अगर अकाउंटिंग रेशियो इससे गिरने लगता है मीन्स यहाँ जो डेट्स हैं वो बढ़ जाए और यहाँ इक्विटीज जो है वो कम हो जाए तो इट मीन्स फर्म की फाइनेंशियल कंडीशन वर्स हो रही है, खराब होती जा रही है. क्योंकि अगर डेट्स दो गुने से ज्यादा हो जाएंगे मीन्स फर्म के पास जो लोन्स है, जो लाइबिलिटीज है वो लगातार इंक्रीज हो रही हैं. ठीक है, और फर्म की जो पेइंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो रही है तो वहां फर्म की फाइनेंशियल कंडीशन स्टेटस जो है वो डिक्रीजिंग होगा. ओके, तो इस तरीके से आपको कमेंट्स भी करने हैं अपने जो भी आपका जो भी कोई कंफ्यूजन होगा वो भी आपको अपने अकाउंटिंग रेशियो के नीचे लिखने होंगे. ठीक है, तो ये जो डेट्स हैं इनमें किस किस चीज को इंक्लूड किया जाता है. बेटा देखो, डेट्स जो होते हैं दैट इज लॉन्ग टर्म लोन्स भी हम कह सकते हैं. तो डिबेंचर्स इसमें फर्स्ट आते हैं. डिबेंचर्स आप लोगों को पता है डिबेंचर्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है किसी भी फर्म के लिए कि फर्म लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी पर्सन, किसी भी डिबेंचर होल्डर से अपना पैसा जो है वो यूज करती है. ओके, तो वहां लॉन्ग टर्म है और लॉन्ग टर्म डेट्स में इंक्लूड हो जाता है डिबेंचर. सेकेंड इज मॉर्गेज लोन. मॉर्गेज लोन जो होते हैं वो भी लॉन्ग टर्म के लिए ही लिए जाते हैं. कोई भी इंसान ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मुझे 1 महीने 2 महीने या 6 महीने के लिए कोई प्रॉपर्टी जो है वो लीज पर रखनी पड़े या मॉर्गेज पर रखनी पड़े कि उसके लिए मुझे लोन लेना है. ऐसा नहीं होगा. हम अपनी शॉर्ट टर्म जो रिक्वायरमेंट है वो शॉर्ट टर्म लोन से पूरी कर सकते हैं. हमारे पास जो कुछ जमा पूंजी होती है उससे पूरी कर सकते हैं. बट जो रिक्वायरमेंट्स ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, ज्यादा अमाउंट की होती है, उनके लिए हम अपने किसी भी असेट को एज ए मॉर्गेज, एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट कराते हैं जिससे कि एक ह्यूज अमाउंट हम एज ए लोन रिसीव कर सके. ठीक है, तो मॉर्गेज लोन जो होते हैं वो भी लॉन्ग टर्म के लिए ही होता है. नेक्स्ट इज बैंक लोन. अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ बैंक लोन लिखा है, उसके सामने शॉर्ट टर्म बैंक लोन नहीं है, शॉर्ट वर्ड नहीं आ रहा है, दैट मीन्स इट शुड बी इंक्लूडेड इन लॉन्ग टर्म. ओके, नेक्स्ट वन इज पब्लिक डिपॉजिट. पब्लिक डिपॉजिट जो होते हैं वो भी कंपनीज जो हैं वो डायरेक्ट पब्लिक से कंज्यूम करते हैं, मीन्स पब्लिक से एज ए लोन रिसीव करते हैं. ये भी लॉन्ग टर्म्स में रखे जाते हैं. नेक्स्ट इज लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं जो कंपनीज वगैरह की फाइनेंशियल हेल्प के लिए बनाए जाते हैं जस्ट लाइक नाबार्ड. तो ये जो अलग अलग एग्जांपल्स मैं देती रहती हूँ या आप लोगों को जो इकोनॉमिक्स में अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताया था तो वो इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वो भी किसी भी कंपनी को लॉन्ग टर्म डेट्स रिसीव करने में हेल्प करते हैं. ओके, दैट इज ऑल अबाउट द डेट्स ऑफ अ कंपनी. उसके बाद हम देखते हैं इक्विटी. इक्विटी को हम शेयर होल्डर फंड भी बोल सकते हैं और यहाँ शेयर होल्डर फंड जो है उसमें इंक्लूड किया जाता है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस. ठीक है, मीन्स यहाँ जो चीजें अभी मैंने आप लोगों को बताई ये सभी चीजें जो है वो कंपनी के पास एज ए लायबिलिटी है और एक ऐसी लायबिलिटी है जिसके लिए जो सरचार्ज है मतलब जो इंटरेस्ट है
या कुछ भी इसकी जो भी अमाउंट पे करनी पड़ती है कंपनी को वो फिक्स है, मतलब पे करनी पड़ेगी, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो। डिबेंचर होल्डर्स को इनका जो भी इंटरेस्ट बनता है पे करना पड़ता है कंपनी को। अगर कंपनी लॉस की कंडीशन में भी है तो भी डिबेंचर होल्डर्स का अमाउंट पे करेगी। इसी तरीके से जो मॉर्गेज लोन है, बैंक लोन है या अदर कोई भी लोन है तो उन सब का इंटरेस्ट भी कंपनी को पे करना पड़ता है और ये असेंशियल है, ठीक है, इसीलिए इनको हम डेट्स में रखते हैं। बट यहाँ इक्विटी में जो शेयर कैपिटल होती है उस पे फर्म के पास कंडीशन होती है कि फर्म को अगर बेनिफिट हो रहे हैं तभी कंपनी उसके लिए डिविडेंड पे करेगी, वरना क्या करेगी, अगर उसके पास इनकम ही नहीं हो रही है, प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं, तो वहां अपने जो डिविडेंड हैं उनको पोस्टपोन कर दिया जाएगा या हो सकता है कि कैंसिल भी कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ कंपनी के पास ये अथॉरिटी होती है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है तो कंपनी अपने जो शेयर होल्डर्स है उनको प्रॉफिट कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ओके, तो शेयर कैपिटल जो है उसमें दोनों तरीके की कैपिटल को इंक्लूड किया जाता है, इक्विटी कैपिटल भी और प्रेफरेंस कैपिटल भी, ठीक है। इक्विटी और प्रेफरेंस का डिफरेंस आप लोग अच्छे से जानते हो, किसको क्या प्रायोरिटीज दी गई हैं। नेक्स्ट वन इज कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व होते हैं जो कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स होते हैं उनसे बनाए जाते हैं और इनको भी हम इक्विटीज में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी प्रीमियम, दैट इज आल्सो फ्रॉम कैपिटल नेचर। जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम होता है वो डिबेंचर्स पर या कह सकते हो कि जो शेयर कैपिटल होती है उनको इश्यू करते टाइम जो एक्सेस अमाउंट रिसीव होता है, एक्सेस मींस ये नहीं है कि पब्लिक ने अपनी मर्जी से दिया है, आपने कंपनी ने अपने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू किया था क्योंकि आपकी कंपनी की जो रेपुटेशन है वो इतनी अच्छी है कि लोग आपसे ज्यादा अमाउंट में भी शेयर को परचेज करना चाहते हैं। तो इस केस में जो एक्सेस अमाउंट कंपनी गेन कर रही है वो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है और वो भी रिजर्व या सरप्लस का हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट इज जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि जनरल रिजर्व जो होते हैं वो हमारी अनसर्टेन जो नीड्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए कंपनी ने अपने पास एक रिजर्व, एक पूल बना रखा है जहां पे कुछ प्रॉफिट का जो पार्ट है वो सेफ रखा जाता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि कभी भी नेसेसरी हो तो यहाँ से पैसा यूज कर लिया जाए। ओके, नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कि हमारी जो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल होता है वहां से अगर प्रॉफिट बचा हुआ है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, मींस उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, तो वो पार्ट प्रॉफिट का जो अभी तक डिबेंचर होल्डर्स को शेयर होल्डर्स को पे नहीं किया गया है वो भी रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट माना जाता है। ओके, तो हमें करना क्या होगा, इस सबका जो भी टोटल होगा उनको इक्विटी के टोटल से डिवाइड करना होगा। फिर अगर हमारा रेशियो जो है वो 2:1 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आता है, मींस 1.5:1 आ गया, तो ये तो हमारी कंडीशन बहुत अच्छी है कि हमारे डेट्स कम है और इक्विटी अभी भी जितनी रिक्वायर्ड है उतनी है, ठीक है। मींस हमारे पास अगर 2 लाख रुपए के डेट्स हैं तो हमारे पास 1 लाख रुपए की इक्विटी का होना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ तो फर्म की फाइनेंशियल कंडीशन ऑटोमेटिक दिख रही है, बहुत अच्छी है कि इसके डेट्स ही कम है, कंपनी अपनी इक्विटी से ही काम चला रही है, कंपनी की जो पेइंग कैपेसिटी है वो काफी अच्छी है और कंपनी और लोन ले सकती है, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ ये नहीं बताना है कि कंपनी की कंडीशन क्या है, कंपनी के लिए ऐसे डिसीजंस लेने में भी हेल्प करनी है कि कंपनी का अगर फॉर एग्जांपल यहाँ इक्विटी बहुत अच्छी है, डेट्स बहुत कम है, तो यहाँ कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए जो एक्सेस कैपिटल की जरूरत है, एक्सेस कैपिटल रिक्वायर्ड है, उसके लिए भी लोन टेक कर सकती है, लोन और ज्यादा कंपनी जो है उठा सकती है, ठीक है। तो ये सारा जो है ये डेट इक्विटी रेशियो से रिलेटेड था। इससे रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एग्जांपल जो आपको दिए वो उनको देख के आप लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट हम अपना रेशियो अब डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट रेशियो है हमारा टोटल असेट्स टू डेट्स रेशियो, मतलब यहाँ हम अपनी टोटल असेट्स का कंपैरिजन करते हैं अपने टोटल डेट से। दैट मीन्स जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं,
उनके साथ टोटल असेट्स को कंपेयर किया जाता है। बेटा टोटल असेट्स जो है वो यहाँ उन सब चीजों को इंक्लूड करेगी जो शेयर होल्डर के पैसे से खरीदी गई है, जो कंपनी के अपने पैसे से खरीदी गई है और जो लॉन्ग टर्म इन्होंने लोन वगैरह लिए हुए हैं उनसे परचेज की गई है। ओके, मीन्स ऑल ओवर कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट की गई है लॉन्ग टर्म, नॉट शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म जितनी भी इन्वेस्टमेंट की गई है वो कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए की गई है, इसीलिए उन सबको टोटल असेट्स में ऐड किया जाएगा। वैसे तो हम एसेट का मतलब क्या लेते हैं, जिसके ऊपर कंपनी का अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ हमें सिर्फ वो बैलेंस शीट को ध्यान में नहीं रखना है कि बैलेंस शीट में ये चीज तो असेट्स में होती थी, ये लायबिलिटीज में होती थी, ऐसा नहीं। यहाँ अपने लॉजिक के साथ काम करना है कि जो टोटल असेट्स हैं उन असेट्स को उन लायबिलिटीज से भी परचेज किया गया है, वो जो लोन हमने लिए हुए हैं उनसे भी परचेज किया गया है, जो डिबेंचर्स लिए हैं उनसे हमने उन असेट्स को परचेज किया है। तो ऑल ओवर जो असेट्स परचेज की गई है चाहे वो सोर्स कहीं से भी हो, उन सबको यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। ओके, इसीलिए इसके लिए फॉर्मूला होता है करंट, नॉन करंट असेट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल असेट्स, जितनी भी असेट्स होती हैं, और उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, इनको भी टोटल असेट्स का कैलकुलेशन करते टाइम आप ऐड करोगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि क्यों ऐड करना है लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांसेस को। क्यों? क्योंकि इन्हें हमने प्रॉपर यूटिलाइज किया है अपनी असेट्स को परचेज करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज डेट्स। डेट्स में सेम वही पिछले वाला ही चीजें हम इंक्लूड करेंगे, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। जो प्रीवियस जो हमारा रेशियो था उसमें मैंने डेट्स लिखी थी, वो सभी यहाँ पे इंक्लूड की जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट रेशियो अब देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट रेशियो है हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो। तो जो प्रोप्राइटरी रेशियो होता है वो रिलेशन बताता है उन असेट्स का शेयर होल्डर्स के साथ जो शेयर होल्डर के पैसों से परचेज की गई है। ओके, तो यहाँ पे हमें उन डेट्स को, उन लोन्स को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि लोन और डेट्स जो है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज से है और उनको शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट नहीं किया है, प्रोप्राइटर्स ने इन्वेस्ट नहीं किया है। तो यहाँ जो इक्विटी और टोटल असेट्स होंगी उनमें सिर्फ वही इक्विटी जो प्रोप्राइटर्स की है, मींस जैसे शेयर कैपिटल, जैसे इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, और दूसरा टोटल असेट्स जो है वहां पे नॉन करंट और करंट असेट्स को लिखा जाएगा बस। ओके, मींस यहाँ पे जो भी आपकी नॉन करंट और करंट असेट्स होती है बैलेंस शीट में उन्हें लिखा जाएगा। जो प्रीवियस हमारा रेशियो था उसमें लॉन्ग टर्म डेट्स और एडवांसेस को भी इंक्लूड किया गया था टोटल असेट्स में। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑल ओवर असेट्स देखी जा रही थी जो कंपनी ने परचेज कर रखी है, चाहे वो किसी से भी परचेज किए, किसी से भी पैसा इन्होंने रिसीव किया था। लेकिन यहाँ जो रेशियो है वो सिर्फ और सिर्फ उनका रिलेशन बता रहा है जो प्रोप्राइटर की असेट है, मतलब प्रोप्राइटर के पैसे से जो असेट परचेज की गई है उनके रिलेशन को दिखाने के लिए ये रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि प्रोप्राइटर रेशियो जो है उसमें लोन जो है होंगे, लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांसेस, उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट रेशियो अपना। तो सॉल्वेंसी रेशियो का लास्ट जो रेशियो है दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो रिलेशन प्रेजेंट करता है बिटवीन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स और फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस। तो यहाँ फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस जो होंगे वो लॉन्ग टर्म डेट्स पर जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा उनके लिए लिखा गया है। ठीक है, मीन्स यहाँ हमारे जो फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस हैं वो लॉन्ग टर्म डेट्स के इंटरेस्ट चार्जेस हैं, और जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी इनकम टैक्स यहाँ पे लिखा जाएगा। ओके, तो इस रेशियो से हमारी कंपनी की जो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी है उसका हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी कंपनी कितना इंटरेस्ट पे करने के लिए कैपेबल है। ओके, तो ये आज चार जो हमने रेशियोज कैलकुलेट किए दैट इज फ्रॉम सॉल्वेंसी रेशियो, ये ऑल ओवर कंपनी की जो लॉन्ग टर्म डेट्स को पे करने की कैपेबिलिटी होती है उनको दिखाते हैं। तो चारों रेशियोज में कहीं ना कहीं आपको सिमिलैरिटी दिख रही होगी कि सभी में लॉन्ग टर्म डेट्स को इंक्लूड किया गया है।
ओके, तो आप लोगों को अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप लोग दे सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।